तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने ये समझ लिया था कि फसल किसे कहते हैं, फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कौन कौन से चरण फसल उत्पादन में काम में लिए जाते हैं। इसमें से मिट्टी तैयार करना, बुवाई करना और खाद और उर्वरक देना, इन सब चरणों के बारे में हम पिछले भाग में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब आगे के चरण की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको हल करने का प्रयास जरूर किया होगा। चलिए एक बार इनके सही उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। तो आप सभी जानते हैं कि जो उर्वरक है वो एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद को हम किसी खेत या बगीचे में एक खड्डा खोदकर बना सकते हैं। इसके अलावा उर्वरक से जो है मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से जो है मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक है, अगले अंतर की अगर हम बात करें तो जो उर्वरक है वो विशेष पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनसे युक्त होते हैं। तो इनमें पोषक तत्व जो हैं वो प्रचुरता से पाए जाते हैं, जबकि अगर हम खाद की बात करें तो इनमें ये पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे उर्वरक एवं खाद में अंतर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, उर्वरक के प्रयोग से होने वाली हानियाँ लिखिए। तो पहली जो हानि है वो है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं ये मृदा की उर्वरता में कमी करते हैं। यानी कि अगर हम इन रासायनिक उर्वरकों का लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे मिट्टी बंजर होने लगती है। इसके अलावा ये जो उर्वरक हैं ये जल प्रदूषण भी करते हैं। कैसे करते हैं? जब हमने इनका छिड़काव अपने खेत पर किया तो वर्षा के जल के साथ में बहकर ये क्या होते हैं, हमारे जो जल स्रोत हैं, नदी तालाब, इन तक पहुंच जाते हैं और इनके जल को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि ये रसायन है तो ये जल्दी से अपघटित नहीं होते हैं और वर्षा के जल के साथ बहकर ये जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो दो हानियां हो गई इनके प्रयोग से। एक हो गई मृदा की उर्वरता में कमी करते हैं और दूसरा ये जल प्रदूषण भी करते हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। चलिए अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। कृषि का जो अगला चरण था हमारा वो है सिंचाई। हमने क्या किया, हमारी मिट्टी तैयार कर दी, उसके बाद में हमने उसमें बीज डाल दिए यानी कि बुवाई कर दी और उस फसल में हमने खाद और उर्वरक भी डाल दिए। यानी कि अगला जो चरण है वो हमारा होगा सिंचाई का, क्योंकि जो बीज है उसको अंकुरित होने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। तो अब हम क्या करेंगे, उस खेत में हम पानी डालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। ठीक है, तो अब जल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी सजीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बीज को अंकुरित होते समय भी पानी चाहिए। उसके अलावा क्या होगा, जैसे उसकी जड़ें जो है नीचे भूमि में जाएगी तो वो क्या करेगी, भूमि से जल अवशोषित करेगी और उस जल के साथ साथ में जो खनिज लवण है, ठीक है, या फिर जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में मौजूद, वो क्या होंगे, उस जल के साथ साथ उस पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी फसल की वृद्धि और विकास जो है वो तीव्रता से होगा और फसल का उत्पादन भी जो है वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम जो है नियमित अंतराल पर उस फसल को पानी देते रहें, यानी कि उसमें सिंचाई करते रहें। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम सिंचाई किसे कहेंगे, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब सिंचाई का जो समय है कि किस समय हमें सिंचाई करनी है या कितने कितने अंतराल के बाद सिंचाई करनी है, ये किस पर निर्भर करेगा, जो भी हमने खेत में फसल उगाई है उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा उस खेत की मिट्टी कैसी है या फिर हम कौन से मौसम में जो है फसल उगा रहे हैं, तो इन सभी बातों पर फसल सिंचाई की जो बारंबारता है वो निर्भर करती है। ठीक है, अब बात आती है कि सिंचाई तो हम कर देंगे, लेकिन उस सिंचाई के लिए पानी कहाँ से उपलब्ध होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, जल स्रोतों की। ठीक है, अब ये जो जल स्रोत हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं, कुएँ हैं, नदियाँ हैं, नलकूप है, बांध है या तालाब है, नहर है, ये सब जो जल स्रोत हैं इनसे हमें जो है कृषि के लिए पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, अब हमें पानी भी मिल गया और हमने क्या कर दिया, हमारे उस खेत में बुवाई भी कर दी है। ठीक है, तो अब हम इस पानी को जल स्रोत से खेत तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियां काम में लेते हैं।
कुछ विधियां हैं जो आधुनिक है और कुछ विधियां हैं जो पुराने समय से काम आ रही है, यानी कि परंपरागत विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले हमारे पास में आती है परंपरागत तरीके। इनमें क्या होता है, या तो हम मजदूरों की सहायता लेते हैं या फिर मवेशियों यानी कि पशुओं की सहायता से इस विधि को काम में लिया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये इसमें पशुओं की सहायता ली जा रही है या मनुष्य की, तो इसमें क्या होगा, समय और मेहनत जो है वो अधिक लगती है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है मोट, उसके बाद में है चेन पंप, फिर है ढेकली और रहट। ये सब जो है वो सिंचाई करने के पारंपरिक तरीके हैं। इनको हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है हमारे पास में मोट या घिरनी। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जल स्रोत है, ठीक है, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक घिरनी लगा देते हैं। ठीक है, और उस पर एक लंबी रस्सी हम बांध देते हैं। जो रस्सी का एक सिरा है उस पर हम कोई बर्तन या बाल्टी बांधेंगे जिसमें हमें पानी बाहर निकालना है। ठीक है, अब इस रस्सी को थोड़ा सा ढीला करेंगे और इसको हम नीचे कुएं में डाल देंगे। जैसे ही बर्तन भर जाएगा तो उस रस्सी को खींचकर हम जो है उस पानी को ऊपर निकाल लेंगे और एक व्यक्ति क्या करेगा, रास्ता बनाकर उस पानी को जो है खेत तक पहुंचा देगा। ठीक है, अगला जो तरीका है हमारे पास में वो है चेन पंप। इसमें क्या करते हैं, हम दो घिरनी का प्रयोग करते हैं। एक जो घिरनी है उसको हम इस जल स्रोत के ऊपर लगा देंगे और एक जो है उसको हम जल स्रोत के अंदर लगा देंगे। ठीक है, ये जो दोनों घिरनी है वो एक दोहरी चेन की सहायता से आपस में जुड़ी हुई रहती है और दोनों घिरनियों के ऊपर जो है एक एक बर्तन यहाँ पर लगा दिया जाता है। कोई बाल्टी या कोई मटकी आदि इसमें लगा दी जाती है। ठीक है, अब एक लंबी रस्सी की सहायता से इस घिरनी को जो है वो घुमाया जाता है। जैसे हम उस रस्सी को खींचते हैं तो दोनों घिरनियाँ घूमती है और एक के बाद एक जो है वो बर्तन जो है भरकर बाहर आता रहता है और ये वाला बर्तन जब ऊपर आएगा तो ये पानी बाहर गिर जाएगा, जिसमें जो रास्ता बनाया हुआ है उससे होते हुए वो खेत तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास में ढेकली। इसमें हम क्या करते हैं, एक लंबे बांस या लंबी लकड़ी का उपयोग करते हैं। उस लंबी लकड़ी के एक सिरे पर हम क्या करते हैं, बड़ा भारी पत्थर बांध देते हैं और जो दूसरा सिरा है उस पर हम क्या करेंगे, कोई बर्तन या कोई बाल्टी बांध देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा झुकाकर हम इस कुएं के अंदर डाल देंगे बाल्टी को। जैसे ही बाल्टी भर जाएगी, ठीक है, तो अब क्योंकि ये वाला जो सिरा है वो क्या है, भारी है, तो इस वजह से ये नीचे बैठ जाएगा और ये वाला सिरा हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाएगा। एक मनुष्य क्या करेगा, इस बाल्टी को जो है बाहर खाली कर देगा और जहाँ से होते हुए वो पानी कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे खेत तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारे पास में विधि वो है रहट। पुराने ज़माने में इस रहट की विधि का जो उपयोग है सिंचाई के लिए बहुतायत से किया जाता था। इसमें हम क्या करते हैं कि एक अक्ष के सापेक्ष एक लंबी लकड़ी से एक बैल को जो है वो बांध दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जल स्रोत है वहाँ पर एक बड़ी घिरनी या एक बड़ा पहिया लगा दिया जाता है, जिसके चारों तरफ, उस पहिए के चारों तरफ जो है छोटे छोटे बर्तन बहुत सारे बांध दिए जाते हैं। ठीक है, चेन से या रस्सी की सहायता से उन बर्तनों को बांध दिया जाता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये बैल इस धुरी पर घूमेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये जो पहिया है या ये जो घिरनी है ये भी गोल गोल घूमती है और क्या होता है, इस पर जो बर्तन लगे हुए हैं वो उस पानी से भरकर बाहर आते रहते हैं, जिनको रास्ता बनाकर उस पानी को जो है खेत तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये सभी जो विधियां हैं ये हमारी सिंचाई की परंपरागत विधियां हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, समय थोड़ा अधिक लग रहा है और मेहनत भी ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आजकल हम आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। आधुनिक विधियों में क्या किया जाता है कि जो पानी है उसमें जल स्रोत से पानी लाने के लिए मोटर या पंप का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारा जो मेहनत है वो बच जाती है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है दूर से हमें पानी लेकर आना पड़ रहा है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा जल स्रोत है, कुआं है या तालाब है, उस पर हम क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं और पाइप की सहायता से जो पानी खेतों तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके जो है सिंचाई के लिए काम में लिए जाते हैं। पहला जो तरीका है वो है हमारे पास में छिड़काव तंत्र। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है जहाँ की भूमि असमतल यानी कि ऊबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से लंबे लंबे उधर पाइप जो है उस पूरे खेत में लगा दिए जाते हैं और इन पाइपों के ऊपरी सिरे पर जो है घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो नोजल जो है घूमता रहता है। जैसे ही हमने क्या किया, मोटर चालू की और पानी जो है वो प्रेशर के साथ में इस नोजल तक
पहुंचता है और इस प्रेशर की वजह से ये नोजल गोल गोल घूमते हैं और पानी जो है एक छिड़काव के रूप में बाहर आता है। ठीक है, हमें नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है, छिड़काव तंत्र। यानी कि पानी कैसे आएगा, जैसे कोई वहाँ पर छिड़काव हो रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर पूरे खेत में बरसात हो रही है। तो चारों तरफ जो है पूरे खेत में सिंचाई हो जाती है। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा जो बगीचे होते हैं, लॉन जो होते हैं, उनमें इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो पूरे खेत में एक साथ इससे सिंचाई हो जाती है। अगला जो विधि है वो है हमारे पास में ड्रिप तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होगा, बूंद बूंद करके जो है वो सिंचाई की जाती है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ की भूमि जो है बिल्कुल समतल होती है। क्या करते हैं इसमें कि पूरी खेत पर या पूरी ज़मीन पर जो है ऐसे लंबे लंबे पाइप बिछा दिए जाते हैं। ठीक है, और इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनमें छेद कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मोटर चालू करेंगे, पानी की सप्लाई चालू होगी, तो इन पाइप में जब पानी आता है तो बूंद बूंद करके वो पानी जो है सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हो रहा है, जितना भी पानी आ रहा है वो बूंद बूंद करके पौधों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये विधि उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमारे उस खेत में सिंचाई भी कर दी। ठीक है, या तो हमने पारंपरिक तरीके काम में लिए या फिर हमने छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र की सहायता से अपने खेत में सिंचाई जो है वो कर दी। अब जो है, अब क्या होगा, धीरे धीरे उन बीजों से क्या होगा, पौधे जो है वो अंकुरित होने लगेंगे। हमारे जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाएंगे और उनमें से छोटे छोटे पौधे उगने लगेंगे। अब क्या होता है, इसी के साथ ही हमारा जो अगला चरण है वो शुरू हो जाएगा। क्या है वो, खरपतवार से सुरक्षा करना। जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होते जाएंगे तो उस फसल के साथ में जो है कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जिनको क्या किया, हमने उगाया नहीं था, लेकिन वो पौधे क्या हैं, प्राकृतिक रूप से ही फसल के साथ में उग रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन पौधों को कहते हैं हम खरपतवार। अब ये पौधे क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन पौधों को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उस फसल की जो है उन खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, उन पौधों को अलग अलग तरीके से जो है हम उसको फसल से दूर करेंगे। यानी कि उस फसल से उन खरपतवार के पौधों को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम निराई करना। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खेत में निराई करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीक़ों से जो है निराई की जाती है। कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहला है हमारे पास में खेत में जुताई के द्वारा। यानी कि जब हमने फसल उगाने की शुरुआत की थी तो हमने क्या किया था, अपने खेत में जुताई की थी। तो जुताई के साथ में क्या होते हैं, ये जो खरपतवार पौधे हैं ये उखड़कर जो है बाहर आ जाते हैं और सूखकर ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि जुताई करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इन पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अलग कर सकते हैं। हमारी फसल के साथ में ये उग गए हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे ही इनको हाथ से खींचकर जो है जड़ सहित उखाड़कर उनको अलग कर देंगे। ठीक है, अगला जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि भूमि के निकट से काटकर, मान लीजिए खरपतवार पौधे जो हैं ज़्यादा बड़े हो गए हैं और इनकी जड़ें जो है नीचे गहराई में चली गई है, जिनको हम हाथ से नहीं उखाड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको हम भूमि के पास से ही जो है ऊपर से काट कर अलग कर देंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फसल पर खरपतवार नाशी का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे क्या होंगे, ये खरपतवार पौधे जो हैं नष्ट हो जाएंगे। अब हम बात करें कि खरपतवार नाशी क्या होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, खरपतवार नाशी यानी कि खरपतवार का नाश करने वाले। ये वे रसायन होते हैं जिसको हम फसल पर छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या होता है, खरपतवार पौधे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रसायन हैं, जैसे कि कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो 2,4-D, एट्राजीन आदि जो हैं ये खरपतवार नाशी के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक स्प्रेयर की मदद से जो है अपनी फसल पर इसका छिड़काव कर देते हैं। तो ये जो खरपतवार नाशी होते हैं ये जो है फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये केवल किसको नष्ट करेंगे, केवल खरपतवार पौधों को ही नष्ट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये खरपतवार नाशी जो हैं वो एक प्रकार के रसायन हैं, तो जब हम इसका स्प्रे कर रहे हैं तो ये सांस के साथ में हमारे शरीर में जा सकते हैं, जिससे हमें क्या है, नुकसान होता है। ठीक है, इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम खेत पर जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं तो हमें जो अपना मुंह और नाक है उसको कोई रुमाल या कपड़े की सहायता से ढक लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका छिड़काव करते समय हमें ये सावधानी ज़रूर ध्यान में
रखनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारी फसल को खरपतवार से भी बचा लिया। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, हमारी फसल पकने लगेगी और जब पूरी तरह से वो फसल पक जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस फसल को हम काटेंगे। यानी कि हम अब क्या करेंगे, अगला जो चरण है वो है हमारा कटाई का। ठीक है, उस पकी हुई फसल को काटने को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम फसल की कटाई करना। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, कुछ परंपरागत औजार काम में लिए जाते हैं और कुछ जो है आधुनिक औजार काम में लिए जाते हैं। परंपरागत औजार की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है हमारे पास में दराती। ये जो है इस तरीके का लोहे का बना हुआ औजार होता है जिसकी सहायता से हम फसल को क्या करते हैं, भूमि के ऊपर से काट लेते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा है कि जो फसल उगी हुई है उसको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इस दराती की सहायता से भूमि के ऊपर से काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में खेत बहुत बड़ा है और अगर हम दराती की सहायता से फसल को काटेंगे तो इसमें समय जो है वो बहुत अधिक लग जाएगा। तो इसके लिए आजकल क्या किया जाता है, इसके लिए हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके की मशीन होती है जिसको ट्रैक्टर के आगे लगा दिया जाता है। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है तो उस फसल की कटाई इस मशीन से होती रहती है। तो इससे क्या होता है, हमारा समय जो है वो बच जाता है। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, हमने फसल की कटाई कर ली तो अगला जो काम होगा वो क्या होगा, जो हमारी फसल है उसके जो दाने हैं उसको भूसे से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दाने हैं या बीज हैं इसको भूसे से अलग करने को क्या कहते हैं, हम थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, थ्रेशिंग कहेंगे। यानी कि अब हमें क्या करना है, थ्रेशिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग मशीनों का उपयोग करते हैं। जो बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पर इस थ्रेशर मशीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्पादन अधिक है। ठीक है, तो हाथ से ये नहीं हो पाएगा तो मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। तो मशीन कौन सी है हमारे पास में, थ्रेशर मशीन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर जो है इस फसल को डालते हैं और ये जो मशीन गोल गोल घूमती है जिससे क्या होता है, बीज अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास में उत्पादन जो है वो कम है तो वो क्या करते हैं, उसको फटक कर ही जो है हाथ से ही उसको फटक कर बीजों को जो है वो भूसे से अलग कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए एक छोटी मशीन, फटकने वाली मशीन जिसे कहते हैं विनोइंग मशीन, इसका उपयोग करते हैं। उसमें वो अपनी फसल को डालते हैं जिसमें क्या होता है, बीज अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस थ्रेशिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। इसके साथ ही आजकल एक कंबाइन मशीन का उपयोग किया जाता है। क्या है ये कंबाइन मशीन, ये थ्रेशर और हार्वेस्टर का संयुक्त यानी कि मिला हुआ रूप है। इसमें क्या होता है कि थ्रेशिंग का काम भी हो जाता है और साथ साथ फसल की कटाई भी होती रहती है। दोनों काम इसमें एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, कटाई भी हमारी हो रही है और साथ ही साथ क्या भी हो रहा है, जो बीज हैं वो भूसे से अलग भी हो रहे हैं। यानी कि हमें दोनों काम जो है वो अलग अलग नहीं करने पड़ रहे हैं, एक साथ ही दोनों काम हो जाते हैं। तो आजकल जो है इस मशीन का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, हमारी फसल की कटाई भी कर ली और थ्रेशिंग भी कर ली। यानी कि अब हमारे पास में जो फसल है उसके अनाज या बीज जो है वो हमारे पास में उपलब्ध हैं। अब हमें क्या करना है, उस फसल का या उस अनाज का जो है उचित भंडारण भी करना जरूरी है, वरना क्या होगा, कोई सूक्ष्म जीव है या कीट हैं, है ना, या चूहे आदि हैं जो उस फसल को खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सुरक्षित भंडारण करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारी जो ताज़ा फसल होती है उसके अंदर नमी की मात्रा अधिक होती है क्योंकि हम सीधे अभी उसको खेत से लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगर हमने उसको नमी को सुखाए बिना ही जो है भंडारित कर दिया तो क्या होगा, हमारी फसल खराब हो जाएगी या सड़ जाएगी, यानी कि लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस फसल को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाना होता है जिससे क्या हो, उसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस फसल का भंडारण करेंगे। ठीक है, हमने उसको क्या किया, कुछ दिनों के लिए धूप में सुखा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह से जो जूट के बोरे हैं या धातु की, एल्यूमिनियम की या लोहे की जो बड़ी बड़ी टंकियां हैं उसमें हम उसको भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास उत्पादन बहुत अधिक है जिसको हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से बोरों में भरकर या टंकियों में भरकर जो है घरों में भंडारित नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया जाएगा, उसके लिए मंडियों में जो है बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं। इस तरह के बड़े बड़े टंकियां होती है जिसे हम कहते हैं साइलो। क्या कहेंगे हम उसे, साइलो कहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े भंडार गृहों में क्या करेगा, किसान अपनी फसल या अपना जो अनाज है उसको ले जाएगा और यहाँ पर जाकर उसको सुरक्षित भंडारित कर देगा, जिससे क्या होगा, वो कीटों से या सूक्ष्म जीवों से या चूहों से सुरक्षित रहती है और लंबे समय तक इनका भंडारण जो है इन साइलो में किया जाता है।
इसके अलावा जब हम अपने घरों में अनाज को भंडारित करते हैं तो क्या होता है, उसमें कई बार छोटे छोटे कीट, इल्ली आदि लग जाते हैं। तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम नीम की जो है सूखी पत्तियाँ डाल देते हैं, या फिर आजकल बाज़ार में दवाइयाँ भी मिलती है जिससे हम अपने अनाज को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे फसल उत्पादन की। ये फसल जो है हमें किससे मिल रही है, पौधों से मिल रही है। हमें पता है कि कुछ उत्पाद जो है हमें पौधों से मिल रहे हैं और कुछ उत्पाद जो है वो हमें जंतुओं से भी मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, वो है दूध है, अंडे है, या मांस, मछली आदि जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पौधों से उत्पाद प्राप्त करने के लिए तो हमने क्या किया, कृषि कार्य किया। ठीक है, अब जंतुओं से जब हमें बड़े पैमाने पर ये उपयोगी पदार्थ चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनको हम बड़े स्तर पर इनका पालन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पशुपालन। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों में या फार्म हाउस पे गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी, ठीक है, भेड़ आदि को पालते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, या मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। अगर हम भेड़ की बात करें तो उससे हमें ऊन मिलता है। तो बड़े स्तर पर इन पशुओं को पाला जाता है जिसे पशुपालन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये पूरा हो गया है। और जो अगला भाग है उसमें हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इन प्रश्नों को स्वयं भी हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।